नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के लगभग बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, वास्तव में क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। यानी कि जो भी क्रिस्टल दिए रहते हैं उसमें क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या विचलन आ जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष बोलते हैं। वास्तव में क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 और 2023 ईस्वी में कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो अब यही कणों की व्यवस्था में अनियमितता बिंदु दोष कहलाता है। जो अब यही कण जो होते हैं उनकी व्यवस्था में जो अनियमितता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है रेखीय दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पूरी पंक्ति की व्यवस्था में अनियमितता या विचलन रेखीय दोष कहलाता है। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। जब भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं कि बिंदु दोष जो दिया हुआ है, बिंदु दोष के जो दिया हुआ है दो, तो उसके टाइप भी हम लोग लिख देंगे। क्योंकि बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। रस समीकरण मितीय दोष को हम लोग बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वन बाई वन। यहाँ पे दिया हुआ है पहला रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें होता है कि धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात स्थिर रहता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रिक्तिका दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है अंतरकाशी दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है आपका शॉर्टकी दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा होता है फ्रैंकल दोष, जिसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा नंबर में अब हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन या धातु आधिक्य दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं कटायन या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला है यानी कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, अर्थात ड्यू टू एनायन वैकेंसी। दूसरा होता है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। बी नंबर में देखेंगे अब हम लोग कि धनायन धातु के अभाव दोष, यानी कि कटायन या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पहला हो जाएगा आपका धनायन का स्थान रिक्त होने के कारण, यानी कि ड्यू टू कटायन डिफिशियंसी। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तीसरा नंबर है आपका अशुद्धता दोष, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अशुद्धि उपस्थिति होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं अशुद्धता दोष। इतने प्रकार के दोष हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग वन बाई वन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिक्तिका दोष को, जिसे हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष होता है। यह कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे यहाँ से अवयवी कण यहाँ से और ये वाले अवयवी कण निकल के बाहर चले गए हैं, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष। जाने वाले कणों के स्थान पर रिक्तिकाएँ बन जाती है, जिसके कारण इसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। घनत्व तो कम हो जाता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन होता है। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। जब हम लोग क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो हो सकता है कि कुछ कण उससे बाहर निकल के बाहर चले जाए, जो रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसी के कारण उस क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसे ऊष्मागतिकी दोष या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। यह दोष अनायनिक ठोसों में भी पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है आपका अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। रस समीकरण मितीय दोष भी इसे हम लोग कहते हैं। बाहर से कुछ कण अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं। इस दोष के कारण घनत्व बढ़ता है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। अनायनिक ठोसों में भी पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके सभी कण मौजूद है, लेकिन बाहर से दो कण यहाँ पे आ गए हैं। जो बाहर से कोई कण आ जाते हैं उसी के हम लोग अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट। यह 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आधुनिक क्रिस्टलों में यह पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष है। एक प्रकार का समीकरण मितीय दोष भी है। इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब या लुप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि ये पॉजिटिव आयन गायब हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ से निगेटिव आयन भी गायब होगा।
जब भी गायब होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ गायब होगा। इसके खोजकर्ता जो थे वाल्टर हरमन शॉटकी थे। दोस्त की शर्त क्या है, यौगिक उच्च आयनिक होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा नंबर में शर्त क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। तीसरा नंबर है कि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, CaCl, KCl ये सभी हो सकते हैं शॉटकी दोष। इसे हम लोग याद करेंगे, ये कभी पूछ सकता है। अब इसके प्रभाव तथा लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रभाव तथा लक्षण है, पहला नंबर प्रभाव है धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर है आयनों के बाहर निकलने के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तीसरा नंबर है धनायन और ऋणायन के बाहर निकलने के कारण जो छिद्र बनते हैं उन्हें छिद्र युग्म या पेयर ऑफ होल्स कहते हैं हम लोग। चौथा नंबर को है पॉइंट, सतह पर आने वाले आयनों के जोड़ों को शॉटकी युग्म कहते हैं। पांचवा नंबर है आपका छिद्र या होल्स गति कर सकते हैं, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल सुचालक हो जाते हैं। नोट में आप देख सकते हैं MX2 प्रकार का आयनिक यौगिक शॉटकी दोष के कारण उत्पन्न होता है। एक M++ आयन के साथ 2X- आयन निकलते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट दोष देखते हैं, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रैंकल दोष क्या है कि यह एक आयनिक ठोसों में पाया जाता है। एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी है। कुछ आयन अपना स्थान यानी कि जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं, इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है वह इसे छोड़कर ये अंतरस्थलीय स्थल में चला गया है, जी इसी दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। यह दोष रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष का मिश्रण होता है। अधिकतर धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। इसके खोजकर्ता जो है याकोव फ्रैंकल हैं। दोष की शर्त क्या है, पहला नंबर शर्त है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए। दूसरा नंबर शर्त है धनायन तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl, ZnS, AgBr, AgI, CaF2 ये सभी हैं। इसके प्रभाव तथा लक्षण को हम लोग अब देख लेते हैं। इसके पहला प्रभाव है छिद्र तथा होल गतिशील होंगे, क्रिस्टल विद्युत धारा का सुचालक होता है। दूसरा नंबर प्रभाव है यदि छिद्रों की संख्या अधिक होगी, क्रिस्टल के टूटने की संभावना बढ़ेगी तो क्रिस्टल अस्थायी हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है समान आवेशों के समीप आने के कारण परावैद्युतांक बढ़ जाता है। चौथा नंबर पॉइंट है यह रिक्तिका दोष तथा अंतःकाशी दोष का मिश्रण है, इसे असामान्य परागमन या विस्थापन दोष भी कहा जाता है। सबसे पहला नंबर नोट है कि AgBr में शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। दूसरा नंबर पे क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण इनके हैलाइड्स में फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। LiCl, चूँकि इसमें प्लस माइनस NaCl, Na+Cl-, KCl, K+Cl-, RbCl, Rb+Cl-। और सबसे इंपॉर्टेंट है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस क्या होता है, ये 2011 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो शॉटकी दोष समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से लुप्त होते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। दूसरा नंबर डिफरेंस है धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन छोटा तथा ऋणायन बड़ा होता है। तीसरा नंबर है कि आयन क्रिस्टल के बराबर होते हैं। तीसरा नंबर डिफेक्ट है फ्रैंकल दोष का कि आयन अंतराकाश में होते हैं। चौथा नंबर है घनत्व इसका घटेगा शॉटकी डिफेक्ट में, और फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पांचवा नंबर डिफेक्ट है कि शॉटकी डिफेक्ट में परावैद्युतांक जो होता है अपरिवर्तित रहता है, जबकि फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक बढ़ता है। छठा नंबर है अधिक कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। शॉटकी दोष अस्थायित्व वृद्धि होती है, जबकि फ्रैंकल दोष के अस्थायित्व में कमी आती है। शॉटकी दोष में विद्युत चालकता में वृद्धि होती है, जबकि फ्रैंकल दोष में विद्युत चालकता में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शॉटकी दोष का NaCl, KCl, CaCl होता है, जबकि फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल AgCl, ZnS, AgBr ये सब होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, F सेंटर दोष इसको हम लोग बोलते हैं। 2021 में पूछा हुआ था यह क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो जाएगा CrO2, यह 2020 में पूछा हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी है, 2022 में पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, आंसर हो जाएगा Fe3O4 फेरोचुंबकीय पदार्थ है। N2 जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, NaCl जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, O2 जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और Fe3O4 जो होता है वो फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है।
निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय पदार्थ है? ClO2 जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ है, और CO2 SO2 SiO2 जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और Cl2 अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट धनायन तथा धातु अधिक के दोष या कटायन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस दोष में धनायन के कारण अधिक ऋणायन कम हो जाता है। यह दोष दो प्रकार का होता है, ऋणायन रिक्तिका के कारण या ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। क्रिस्टल के ऋणायन जो होते हैं क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे परंतु अपने इलेक्ट्रॉनों को रिक्ति में छोड़ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। जैसे यहाँ से निगेटिव आयन चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। क्रिस्टल जो होता है और रस समीकरण मितीय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्ति को एफ केंद्र कहती हैं या रंग केंद्र भी कहती हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। यदि एफ केंद्र अधिक होंगे तो वह क्रिस्टल अधिक रंगीन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl प्लस Na के वाष्प जब देते हैं और गर्म करते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टल दिया हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो कण है ये बाहर चले गए, इसके जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी दोष को हम लोग ये बोलते हैं, जो क्रिस्टल के ऋणायन जो होते हैं क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं परंतु अपने इलेक्ट्रॉनों को रिक्ति में छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल के कारण और असमीकरणीय मितीय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से भरी रिक्तिका को एफ केंद्र भी कहती हैं या रंग केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं। यदि एफ केंद्र अधिक होंगे तो वह क्रिस्टल अधिक रंगीन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को जब Na वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। उसी तरह KCl को जब K वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो बैगनी KCl प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से LiCl को जब Li वाष्प देते हैं और गर्म करते हैं तो यहाँ पे गुलाबी LiCl प्राप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन तथा धनायन उपस्थित होने के कारण क्या होगा, इसे हम लोग अब देखते हैं। लोग यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है आपका कि ऋणायन गैसीय अवस्था में जालक से बाहर चला आता है, उनका इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में रहता है, जिससे उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन भी अंतराकाश में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे A प्लस B माइनस है, यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक A प्लस यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, जिसके कारण पूरा बैलेंस बना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं ZnO को जब हम गर्म करते हैं तो Zn+2 तथा प्लस हाफ O2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है तो यौगिक अनुचुंबकीय तथा रंगीन भी हो जाता है एवं सुचालक भी हो जाते हैं। यह N टाइप अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, धातु या धनायन अभाव दोष या मेटल और कटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट इसको बोलते हैं। धातु धनायन में कम तथा कम और ऋणायन होता है तो अधिक ये हो जाता है। ठीक है कि नहीं, धातु धनायन कम होगा और ऋणायन अधिक होगा। यहाँ पे यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनायन का स्थान रिक्ति होने के कारण कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं, जिससे अनेक उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है, परंतु उदासीनता बनाए रखने के लिए कुछ धनायन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं। यह दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाले यौगिकों में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A प्लस B माइनस B माइनस यहाँ पे एक यहाँ से हट गया है तो B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस दिया हुआ है। ये पूरी तरह से है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो A प्लस है, यहाँ से A प्लस हटा है तो यहाँ पे एक और A प्लस प्लस आ जाएगा, तो यही बोला जाता है। इसी दोष को हम लोग बोलते हैं कि धातु या धनायन अभाव दोष। दूसरा नंबर इसका एग्जाम्पल हो सकता है FeS NiO FeO TiO। दूसरा नंबर है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन होने के कारण। अब देखते हैं हम लोग, तो इसके कारण जो हो जाएगा, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि B माइनस आ गया तो उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। जैसे A प्लस है तो A प्लस प्लस हो जाएगा। यह दोष बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे दिया आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर जब गर्म करते हैं तो क्रिस्टल में अशुद्धि के परमाणु तथा आयन आ जाते हैं, तो क्रिस्टल भी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि छिद्र या होल्स बन जाएंगे। यदि अशुद्धि चालक बिंदु में आती है तो ऐसे ठोस को प्रतिस्थापित ठोस विलयन यानी कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस यहाँ पे Na प्लस है तो Na प्लस हट जाएगा और यहाँ पे Na प्लस हट जाएगा तो Sr प्लस प्लस यहाँ पे उत्पन्न होगा, अलग से जो हम लोग क्रिस्टल लाते हैं उसके कारण।
यदि अशुद्धि अंतराकाश में आए तो उसे अंतराकाशी ठोस विलयन भी कहते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं NaCl में जब थोड़ा SrCl2 मिलाते हैं और गलाते हैं तो और फिर ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल में 2Na+ के स्थान पर एक Sr++ आ जाता है और एक छिद्र भी बनता है जिससे चालकता बढ़ जाती है। अब हम लोग बैंड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंड सिद्धांत को हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 नंबर चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े थे। परमाणु में परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तथा यही आणविक कक्षक मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं। बैंड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है चालक बैंड जिसे हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं अर्थात खाली रहते हैं, इसे ही हम लोग बोलेंगे चालक बैंड। दूसरा नंबर में होता है संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। इनकी ऊर्जा कम होती है तथा ये इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये चालकों की व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। बैंडों में अति व्यापन हो जाता है, यहाँ पे चालक में संयोजी बैंड और चालक बैंड में अति व्यापन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं तो वो विद्युत धारा का उत्पन्न करने लगते हैं, इसी के ही हम बोलते हैं चालक बैंड। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कुछ चालकों की व्याख्या। यहाँ पे दिया हुआ है संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर बहुत ही अधिक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं रह पाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में अधिक ऊर्जा अंतर है। ऊर्जा अंतर Eg ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है Eg, जिसको हम तो बोलते हैं वर्जित ऊर्जा या फॉरबिडन एनर्जी। सी नंबर है। और चालकों की व्याख्या संयोजी बैंड तथा चालक बैंड में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें आवेशित करके चालक बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे इसके दोनों के बीच में ऊर्जा अंतर जो होता है Eg ग्रेटर दैन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक वे अर्धचालक जो अपनी अति शुद्ध अवस्था में चालक का कार्य करते हैं आंतरिक अर्धचालक कहलाते हैं। इसे नैज चालक अर्धचालक भी कहते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है। ये पूछ सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछ सकता है। उसके बाद में अपद्रवी अर्धचालक आंतरिक अर्धचालक प्लस अशुद्धि जब मिलाते हैं तो चालकता में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण या ड्रॉपिंग भी कहते हैं और एवं इसे ही बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। यह भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धिया युक्त अर्धचालक या इसी को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हम लोग देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम को लेते हैं, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन को लिया गया है, और उसके बाद में प्लस वर्ग 15 के अशुद्धि मिलाते हैं फास्फोरस या आर्सेनिक को। मिलाने से फास्फोरस के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मुक्त रहता है जिससे चालकता बढ़ेगी। आवेश को प्रभावित करने का कार्य निगेटिव इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन सब 4 बॉन्ड से बना हुआ है, लेकिन फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 से बंद गया लेकिन एक हमेशा बचा ही रह गया, जिसके कारण चालकता इसमें बढ़ेगी और आवेश को प्रभावित करने का कार्य निगेटिव इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों वाले अर्धचालक यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। कभी कभी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछ देता है या दोनों में अंतर पूछ देता है, तो हम लोग यहाँ से आराम से लिख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम लेते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन हमने लिया है को लेते हैं एवं इसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि बोरोन या एल्यूमिनियम को मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने बोरोन को ही मिलाया है, नहीं को मिलाते हैं तो बोरोन केवल 3 बॉन्ड बनाता है, परंतु चौथा स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून या पॉजिटिव छिद्र होल उत्पन्न हो जाता है जो गति करता है, अतः आवेश प्रवाहित होता है जिससे चालकता बढ़ जाती है। अतः आवेश प्रवाहित करने का कार्य पॉजिटिव होल्स या धनावेशित छिद्र करता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे बोरोन जैसे दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हमेशा खाली रह गया। यहाँ पे एस का ई का एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसके कारण यहाँ पे चालकता बढ़ जाती है। और ये जो होता है आवेश प्रवाहित करने का कार्य पॉजिटिव होल्स या धनावेशित छिद्र करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ठोसों के चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन्स के गति के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होती है, कक्षीय गति और एक चक्रण गति।
कक्षीय गति होता है, इसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि चक्रण गति में इसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी परिभाषा पूछ देगा, कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछेगा दो कोई देकर, तो हमको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखना है। लौह चुंबकीय ठोस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, प्रति चुंबकीय ठोस को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सॉलिड्स, और प्रति लौह चुंबकीय ठोस को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, और फेरी चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुचुंबकीय ठोस यानी कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, जो कि 2011 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर चुंबकीय गुण को ये खो देता है। चुंबकीय गुण अस्थायी होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं O2 NO CO Fe Mn VO2 CuO Cu++ Ni+2 etc। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लौह चुंबकीय ठोस या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, जो कि 2011 में पूछा हुआ था। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। इनके आयनों के खंड मिलकर डोमेन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो होते हैं ये सीधे तौर से जाने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FeCO Ni और Cr2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय ठोस यानी कि डाईमैग्नेटिक सॉलिड, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H- Li+Be+2 F-O-, Zn+ Ag+B2O5H2O, ये सभी एग्जाम्पल है प्रतिचुंबकीय ठोस के। TiO2 शुद्ध अवस्था में प्रतिचुंबकीय तथा क्रिस्टल दोष होने पर अनुचुंबकीय के रूप में कार्य करता है। प्रति लौह चुंबकीय ठोस या एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, इनकी संरचना लौह चुंबकीय ठोस के समान होती है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके डोमेन विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है 0 होता है, क्योंकि जितने ऊपर है उतने ही नीचे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे MnO CaO MnO2 CrO3 Fe2O3 FeO हो जाएगा। उसके बाद फेरी चुंबकीय पदार्थ के अंदर फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स में इसकी संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है। इसके डोमेन विपरीत परंतु असमान होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, तो ये तो डोमेन विपरीत होंगे परंतु असमान होंगे। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe34 Zn Fe2O4। गर्म करने पर यह अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। नोट के तौर पर चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव अब हम लोग देख लेते हैं। चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ और प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें जब हम उच्च ताप पर हम लोग गर्म करते हैं तो इससे हम लोग को अनुचुंबकीय ठोस प्राप्त होता है। अतः ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पहले चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसको आप 1-2 बार रिवीजन कीजिए। इसमें ही हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जिक्र हमने कर दिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।